Dear students, good morning, dear students of LLB final year. Now this is turn for lecture on arrest of the person. पिछले लेक्चर में हमने जो है ये आपको डिस्क्लोज किया था कि नेक्स्ट लेक्चर अरेस्ट ऑफ पर्सन पे होगा और इसके लिए सेक्शन 41 से 60 तक के प्रोविजन है और उसे आप थोड़ा सा पढ़ें। तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो अरेस्ट ऑफ पर्सन है उसके प्रोविजंस मैं आज डिस्कस करता हूं। लेकिन इससे पहले सेक्शन 41 से सेक्शन 60 तक सीआरपीसी के चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन के प्रोविजंस दे रखे हैं। लेकिन अरेस्ट ऑफ पर्सन के लीगल प्रोविजंस यानी जो पेरेट के प्रोविजन है उसको देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ अरेस्ट। तो पहले हम इसकी जो जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं उसको देखते हैं। पहली चीज तो ये कि जो अरेस्ट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड अरेस्टर से बना हुआ है। इसका मतलब है टू स्टॉप और स्टे। तो ये वर्ड हमारे क्रिमिनल जस्टिस में कहाँ से आया और सीआरपीसी में कैसे आया या सीआरपीसी संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय सीआरपीसी और बाय एनी अदर सब्सटेंटिव एक्ट। तो ये जो अरेस्ट वर्ड है जो बेसिकली फ्रेंच वर्ड है अरेस्टर, उसको हमारे यहाँ किसी लॉ में या सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब डिफाइन नहीं किया गया तो उसका क्या मीनिंग लिया जाएगा। जनरल मीनिंग ऑफ अरेस्ट इन कनेक्शन विद क्रिमिनल ऑफेंस इज टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन अंडर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर अरेस्ट का एक जो जनरल मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का किसी के ऊपर एलिगेशन है या किसी के ऊपर संदेह है तो इस संदर्भ में यानी क्रिमिनल ऑफेंस के संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति को किसी लीगल अथॉरिटी के माध्यम से उसको हिरासत में लिया जाता है तो इसको कहा जाएगा कि उसे अरेस्ट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग और डिटेनिंग हिम, आंसर अ क्रिमिनल चार्ज और ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो कोई अगर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाया गया है उसके जवाब देने के लिए उसको अगर अरेस्ट किया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है या उसको कस्टडी में लिया जाता है जिससे कि उस मामले की तहकीकात हो सके, उसके संबंध में कोई चार्ज लगाया सकता है तो वो अपनी बात कह सके। इन चीजों के लिए अगर उसको कस्टडी में लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि अरेस्ट किया गया है। हालांकि ये एक वेग मीनिंग है। कई बार किसी व्यक्ति को बिना अरेस्ट किए भी उसे कस्टडी में लिया जाता है, तो इसलिए ये कहना कि कस्टडी में लिया जाना ही अरेस्ट है ये अपने आप में सही नहीं है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। डिस्टिंक्शन बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। इन एवरी अरेस्ट देयर इज अ कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा। यानी हर अरेस्ट में कस्टडी होता है लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अरेस्ट और कस्टडी दोनों अलग अलग है, प्लस अरेस्ट कस्टडी से बड़ा है। एंड अरेस्ट इज ए रेस्ट्रेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ द पर्सन। अरेस्ट में एक व्यक्ति की जो अपनी लिबर्टी है वो समाप्त हो जाती है। यानी जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया तो वह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार न तो कहीं जा सकता है न ही वो किसी से बात कर सकता है एक्सेप्ट लीगल एडवाइजर के। उसकी जो एक पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दी गई है या विधिक प्रावधान के अंतर्गत दी गई है उस पर एक रेस्ट्रेंट लग जाता है, उस पर एक रोक लग जाता है। और जहां तक कस्टडी की बात है तो एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 72 द एक्सप्रेशन इन कस्टडी डिनोट्स सर्विलांस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न। इंडियन एविडेंस एक्ट में कस्टडी वर्ड को यूज किया गया है और उसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी व्यक्ति के ऊपर नजर रखना या उसके लिमिटेड मूवमेंट को रोक देना। यानी कुछ समय के लिए व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो ताकि उससे पूछताछ करना हो या कुछ मालूमात हासिल करना हो और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि इसको अरेस्ट किया जाना है तो वो अरेस्ट कर सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कस्टडी और अरेस्ट दोनों अंतर है। कस्टडी पहले होती है और उसके बाद उसका अरेस्ट होता है या दोनों एक साथ भी हो सकता है। अगर अरेस्ट करते हैं तो कस्टडी उसमें इंक्लूडेड है। तो मेरा ख्याल है कि अरेस्ट और कस्टडी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। टेकिंग ए पर्सन
by a police officer for interrogation or investigation is neither arrest nor detention nor taking into custody. ये एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन है जिसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति पर पुलिस को ये पावर है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह है तो उसे पूछताछ करने के लिए वो थाने में बुला सकता है, और जब इस तरह से बुलाता है इंट्रोगेशन करने के लिए या किसी इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, और उसे हिदायत दी जाती है कि वो यहीं पर रहे, अगर वो कहीं पर पर्टिकुलर जगह पे है और थाने किसी कारण से नहीं आ सकता है तो पुलिस उसे कई बार हिदायत भी देती है कि आप जहां हो वहीं रहो और पुलिस आ रही है वहां पे। तो ऐसे कंडीशंस में किसी मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंट्रोगेशन के लिए, यानी कुछ प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बुलाती है थाने में या कहीं पर रहने के लिए पाबंद करती है, तो ऐसा बुलाना या पाबंद करना न ही अरेस्ट की कैटेगरी में आता है, न ही डिटेंशन की कैटेगरी में आता है, और न ही वो कस्टडी कहलाता है। तो कस्टडी कुछ मामलों में डिटेंशन और अरेस्ट इन तीनों से अलग है। अभी जैसे रिसेंटली कल का जो मामला था, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो रोकने की कोशिश, वो उनका रूट मार्च था और रूट मार्च को रोकने की कोशिश की। तो रोकने की कोशिश करना ये डिटेन करना है। जब वो डिटेन करने से भी काम नहीं चला तो उनको कस्टडी में लिया गया, और कस्टडी में लेने का जब उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद उनको सेक्शन 188 आईपीसी में उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद उनको वहां से ले जाके एक गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया गया, ठीक है। तो डिटेन करना भी एक तरह का है कि किसी आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस को ये पावर है कि मुचलके पे रिहा कर सकती है। तो बिफोर कोर्ट ले जाने से पहले किसी को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो पुलिस कस्टडी में लिया गया, पुलिस कस्टडी में लेने के बाद किसी पर्टिकुलर प्लेस में उसको रख दिया गया तो डिटेंशन है। तो पुलिस कस्टडी का सिर्फ इतना मतलब है कि वो पुलिस की सुरक्षा में है, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। और अरेस्ट एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब ये है कि कानून के अनुसार उसके मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये बहुत सिमिलर से वर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि सीआरपीसी पढ़ने से पहले इन चीज़ों के बेसिक डिफरेंस एक लॉ के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जानना चाहिए कि डिटेंशन क्या है, कस्टडी क्या है, अरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद चलते हैं कि पर्पस ऑफ अरेस्ट क्या होता है, क्यों किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। तो पर्पस ऑफ अरेस्ट के कई कारण हैं। सेक्शन 41 एंड 42 ऑफ द सीआरपीसी भी इसको डिस्कस करता है। जनरली 5 कारण ऐसे हैं जिसके कारण कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। नंबर 1, फॉर सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज्ड एट ट्रायल। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लग जाता है, कोई केस में एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेना होता है, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के पहले उस व्यक्ति की यानी एक्यूज्ड पर्सन की कोर्ट में उपस्थिति चाहता है। और जैसा कि मैंने पिछले जो चार्ट में आपको बताया था कि जब भी पुलिस किसी को एफआईआर या कंप्लेंट के आधार पर उसको अरेस्ट करती है, चाहे विद वारंट करे या विदाउट वारंट करे, तो वो बंदा कोर्ट में जाकर अपनी बेल प्लीड करता है। अगर वो बेल ग्रांट हो गया तो वो अपने घर पे चल जाएगा, और बेल ग्रांट नहीं हुआ तो वो जेसी में जाएगा। तो जैसी भी स्थिति हो उसको न्यायालय में प्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर इसके लिए उसके पास समन जाता है और अगर वो कोर्ट में है तो जो सुप्रिटेंडेंट है, जेल सुप्रिटेंडेंट, उसको समन जाता है और वो कोर्ट में उसकी हाजिरी सुनिश्चित करा देता है। लेकिन अगर कोई बेल हो चुका है और वो घर पे है तो वहां पर कई बार समन पे वो नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में उसे वेलेबल वारंट या फिर नॉन वेलेबल वारंट इशू होता है। और वारंट का मतलब यही है कि पुलिस अगर वो अपनी स्वेच्छा से कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। तो इसलिए ट्रायल के पर्पज से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है ताकि उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके। दूसरा, इसी तरह से एज ए प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर, जैसा कि सीआरपीसी मैंने बताया कि प्रिवेंटिव पार्ट काफी बड़ा है, 2 पार्ट है सीआरपीसी के, एक प्रिवेंटिव पार्ट और एक रेमेडियल पार्ट।
तो प्रिवेंटिव पार्ट में कोई किसी तरह का कोई दंगा फसाद, किसी तरह की अशांति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होने की संभावना है किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, जैसा कि कल राहुल गांधी के केस में राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को किया गया। इसी तरह से तीसरा है फॉर ऑब्टेनिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस। तो सामान्य गश्त के दौरान कई बार ये प्रोविजन 155 में आप पढ़ेंगे, सेक्शन 155 सीआरपीसी में, सामान्य गश्त के दौरान अगर पुलिस ने किसी से नाम पता पूछा या पुलिस को किसी के ऊपर संदेह है और पुलिस ने उसका नाम पता पूछा और उसने अपना जो भी बताया हो, पुलिस को ऐसा संदेह लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है, तो शक के आधार पर, संदेह के आधार पर पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह से फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस टू पुलिस, अगर कोई व्यक्ति पुलिस के किसी कार्य में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर रहा है, कोई उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, भले ही उसने कोई अलग से स्पेसिफाइड ऑफेंस नहीं किया हो। आईपीसी के अंतर्गत जो भी स्पेसिफाइड ऑफेंस है, ऐसा कोई अपराध वो नहीं किया हो, लेकिन पुलिस के कार्य में अगर वो जस्ट बाधा उत्पन्न करता है तो पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सके। और पांचवा लास्ट है कि फॉर रीटेकिंग अ पर्सन एस्केप फ्रॉम कस्टडी, अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है और कस्टडी से निकल भागने का प्रयास कर रहा है या निकल भागा है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये 5 मोटे मोटे कारण हैं जिसके लिए कि पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है। अब इसमें एक एक कारण को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रोविजंस हैं और कहां पर इसके लीगल प्रोविजन है। पहला, फॉर सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज्ड एट ट्रायल, व्हेन अ पर्सन इज टू बी ट्राइड on the charge of some crime, a court may, in any case in which it is empowered by the CRPC under its chapter 6 section 61 to 105 to issue a summon for the appearance of any person, issue a warrant for his arrest to secure his presence at the trial as per section। तो 61 से 105 जिसका मैंने पहले चर्चा किया, ये चैप्टर 6 के जो प्रोविजन है वो इसीलिए प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में कैसे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, चाहे वो एक्यूज्ड के रूप में हो या किसी गवाह के रूप में हो तो भी। तो यहाँ पर कई तरह के प्रोविजन है। पहले समन आता है, उसके बाद बेलेबल वारंट आता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट आता है, उसके बाद फिर अरेस्ट के ऑर्डर आते हैं। अगर वो व्यक्ति अपने आप को एब्सकॉन्ड कर ले तो उस कंडीशन में फिर उसकी अटैचमेंट भी होती है, अटैचमेंट, और उसके बाद भी अगर नहीं कोर्ट में अवेलेबल होता है तो उसे फिर प्रोक्लेम ऑफेंडर या उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो ये सब मैकेनिज्म्स हैं जिस मैकेनिज्म के माध्यम से न्यायालय के आदेश पर पुलिस कार्रवाई करती है और किसी व्यक्ति को न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो समन पर नहीं आया तो फिर पुलिस को यह अधिकार है कि उसको अरेस्ट करके और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। ठीक है, तो ट्रायल को कंटिन्यू करने के लिए, यानी ट्रायल के समय अपनी अटेंडेंस देने के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 61 से लेके 105 तक की प्रोविजन है। इसको अरेस्ट के बाद वाले में देखेंगे। इसी तरह से सेकंड है एज ए प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर, जैसा कि सेकंड पॉइंट में पढ़ा। तो ये क्या प्रोविजन है इसके? एज पर सेक्शन 152, अब ये 152 नहीं 151 है। एज पर सेक्शन 151 ऑफ द सीआरपीसी, अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without order from a magistrate and without a warrant the person so designing if it is appears to such officer that commission of offence cannot be otherwise prevented। 151 सीआरपीसी, जैसा कि अगर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, आपको बड़े आसानी से ये चीजें सुनने में आती होगी। 107(16) में 151 में बंदी हो गई। क्या होता है ये 107(16) और 51? बहुत डिटेल में तो अभी यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस बताएंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। सामान्य तौर पर शांति व्यवस्था भंग करने में
जब कुछ ग्रुप्स होते हैं तो पुलिस दोनों तरफ से लोगों को गिरफ्तार करती है। तो 151 जो है वो एक्चुअली पुलिस को इनहेरेंट पावर देता है शांति व्यवस्था भंग बनाए रखने के लिए। पुलिस को अगर आवश्यक लगता है तो पुलिस को ये पावर है कि बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के या बिना किसी वारंट के वो व्यक्ति को एट गिरफ्तार कर सकती है, ताकि जो आने वाला आसन्न संकट खतरा है वो उत्पन्न हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सड़क पर चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में कुछ लोग इकट्ठा हो गए दोनों तरफ से, और एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन उस दोनों तरफ से जो ग्रुप इकट्ठा हुआ उस ग्रुप के कारण हो सकता है कि वहां पर कोई बलवा हो जाए और हो सकता है कि कल के दिन वो दंगा में कन्वर्ट हो जाए। तो पुलिस प्रिकॉशन के तौर पर 151 में दोनों तरफ से जो एक्टिव लोग हैं उनको दो दो चार चार लोगों को अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट करके थाने में ले जाएगी। तो जब हर दंगे में हर इस तरह के बलवे में कुछ लीड करने वाले लोग होते हैं, अगर उनको मौके पर से हटा दिया जाए तो वो फिर आगे वो जो फसाद है वो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को 151 में ये सीआरपीसी में पावर है, तो 151 में इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई ऑफेंस, भले ही वो कमीशन ऑफेंस नहीं किया हो, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी आशंका है जिस ऑफेंस होने की, बलवा या दंगा होने की, उसको रोकने के लिए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। A habitual offender of an ex-convicted or a person found under suspicious circumstances may also be arrested as per precautionary measure under other circumstances। ये जो ऊपर वाला circumstances है वो तो ये है कि भाई किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी का है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है या एक्स कन्विक्टेड है तो और उस कंडीशन में सस्पिशियस है कि वो उसने कोई अपराध कर सकता है या बढ़ावा दे सकता है, तो उस कंडीशन में पुलिस को भी पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है। इसका प्रयोग आमतौर पर इलेक्शन से पहले किया जाता है। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो किसी भी पुलिस थाने में जो रोल पर होते हैं, यानी जिनके खिलाफ एक हिस्ट्री शीट खुली होती है, उनको प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस पहले ही या तो पाबंद कर देती है, और पाबंद करने के बाद भी अगर उनकी एक्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो पुलिस उसको 151 में उसको अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद इलेक्शन के बाद वाले दिन उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से 151 सीआरपीसी में पुलिस को काफी पावर है। इसी तरह से तीसरा है फॉर ऑब्टेनिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुलिस गश्त के दौरान या कई बार पूछती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ द सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 of the CRPC, when any person who is in presence of police has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence, refuses or demand of such officer to give his name and residence or give a name or residence which such officer in order that his name or residence may be ascertained। अगर कोई पुलिस अधिकारी उसका नाम और पता पूछता है ताकि जिससे कि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके, लेकिन वो अगर बताने से इनकार करता है या बताने में हीरावाली करता है या गलत बताता है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 40 ऑफ द सीआरपीसी पुलिस को ये पावर देती है कि पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट करे। ठीक है। फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस टू पुलिस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस के काम में दखलंदाजी करने, बाधा पहुंचाने के कारण पुलिस को अरेस्ट करने का पावर पुलिस को मिल जाता है। और ये पावर कहां से मिलता है? सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 के ई में। ठीक है। ये क्या कहता है? एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ पुलिस ड्यूटीज। तो पुलिस की जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में अगर कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है तो पुलिस को सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई सीआरपीसी के अंतर्गत ये पावर है कि उसको वो अरेस्ट कर सकता है इमीडिएट, बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के या बिना किसी वारंट के। ये चीजें, ये दो वर्ड इसलिए बार बार आ रहा है कि सेक्शन 41 जहां पर अरेस्ट की प्रोविजन है वो सीधे सीधे कहता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को कब अरेस्ट कर सकती है, तो दो चीजें, या तो मजिस्ट्रेट के परमिशन हो या फिर उसके पास बिना वारंट हो। ठीक है ना। और अगर हीनियस क्राइम किया तो बिना वारंट के भी कर सकती है। लेकिन ये ऐसे कंडीशन है जो बिना वारंट के भी पुलिस हीनियस क्राइम नहीं किया हो तो भी बिना वारंट के
अरेस्ट कर सकती है, इसलिए इसको एक तरह से हाईलाइट किया गया है। और लास्ट फिफ्थ है कि एज पर सेक्शन 41 सब क्लॉज 1E ऑफ द सीआरपीसी, उसी जो पिछला सेक्शन है उसी में प्रोविजन है कि अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी मे बी अरेस्टेड इवन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट बाय ए पुलिस कस्टडी। यानी शुरू में तो पुलिस ने उसको केवल कस्टडी में ही लिया, कस्टडी में लेकर उसको पूछताछ करती है, उसके इन्वेस्टिगेशंस करती, जो कुछ भी करती, लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने उस कस्टडी से भागने का प्रयास किया, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस ये मान के चलती है कि उसने कोई बड़ा अपराध किया है और संदेह पुख्ता हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो नाम पता बताने से इनकार करता है या कस्टडी में से भागने का प्रयास करता है, तो दोनों ही कंडीशन में सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना किसी वारंट के। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि पुलिस बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कब अरेस्ट कर सकती है। तो ये 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कि आप ये बता सकते हैं कि पुलिस बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन 5 स्थितियों में अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा एक बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन है वो तो है ही कि 154 सीआरपीसी में गंभीर अपराध के मामले में भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो मुझे लगता है कि अरेस्ट का मीनिंग क्या है और किन कंडीशंस में अरेस्ट किया जा सकता है, ये आज के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम मोड ऑफ अरेस्ट यानी किस प्रकार से अरेस्ट किया जा सकता है, यानी अरेस्ट करने के क्या तरीके होंगे या उस पर चर्चा करेंगे और अरेस्ट करने के लिए क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये सेक्शन 41 ऑनवर्ड के प्रोविजन है, तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।